नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने कृषि को समर्पित एकमात्र कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि हमारे खेतों की मिट्टी की उर्वरक शक्ति जितनी अधिक होगी, फसल भी उतनी अच्छी भरपूर प्राप्त की जा सकती है। जी हाँ, ठीक उसी तरह जितना कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा सफल जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए। किसान भाइयों, हमारे खेतों की मिट्टी में 16 विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि बोरान, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सल्फर आदि। इन सब की कितनी मात्रा हमारी मिट्टी में होना चाहिए जिनसे कि अच्छी फसल प्राप्त की जा सके, उसके लिए मिट्टी परीक्षण तो ज़रूरी है। और मिट्टी परीक्षण करवा कर हम अपने खेतों की उर्वरक शक्ति बनाए रख सकते हैं। ये मिट्टी परीक्षण क्या है, इसका क्या महत्व है, भाई ये सब जानना भी तो ज़रूरी है। जानेंगे ना आज के अंक में, लेकिन उससे पहले अब समय हो चला है कृषि के समाचार सुनने का। तो चलिए अंक की शुरुआत करते हैं खबरें खेती और मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। पशुधन संजीवनी योजना से मिलेंगे अच्छे परिणाम। पपीते की फसल में मोजैक रोग। मूंगफली की उन्नत किस्में। पशु के पेट में कीड़ों का उपचार। और अंत में कृषि सलाह। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि देश में पहली बार पशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पशुधन संजीवनी नकुल स्वास्थ्य पत्र योजना शुरू की गई है। साथ ही पशु यूआईडी द्वारा पशुओं की पहचान और राष्ट्रीय डेटाबेस बनाया जा रहा है। देश में पहली बार राष्ट्रीय बोवाइन प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत देशी नस्लों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक नई पहल राष्ट्रीय गोकुल मिशन की 500 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ दिसंबर 2014 में शुरुआत की गई। इस मिशन के तहत 14 गोकुल ग्रामों की स्थापना की जा रही है। देशी नस्लों के सुधार के लिए राष्ट्रीय बोवाइन जेनोमिक केंद्र की स्थापना की गई है। सरकार ने ई पशुधन हाट पोर्टल की भी शुरुआत की है। पपीते की फसल में मोजैक रोग। पपीते की फसल में लगने वाला यह एक विषाणु रोग है। इस रोग में पत्तियों का हरापन कम हो जाता है, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, पत्तियां कटी फटी से दिखाई देती हैं, पौधे की बढ़वार रुक जाती है और पौधा कुछ दिन बाद मर जाता है। पपीते की फसल में इस प्रकार के विषाणु रोग रस चूसने वाले कीटों के द्वारा ही फैलते हैं, जो पपीते की पौध को अत्यधिक नुकसान पहुंचाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए रोगग्रस्त पौधे को उखाड़कर नष्ट कर दें व कीटों के नियंत्रण के लिए मेलाथियान दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर प्रति एकड़ के मान से छिड़काव करें। मूंगफली का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्नत जाति के स्वस्थ बीज और पौध संख्या का बड़ा महत्व होता है। मूंगफली की उन्नत किस्मों में JL24, SB11, AKK 1224, गंगापुरी, ज्योति, GG3 और JGN3 सर्वाधिक प्रचलित किस्में हैं। किसान भाइयों, कई बार पशु के पेट में कीड़े हो जाते हैं, लेकिन दूध पीने वाले पशुओं में तो ये अक्सर हो जाते हैं। इससे पशु को भूख कम लगती है और वह सुस्त रहने लगता है और वह धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। इस दशा में पशु के पेट के कीड़ों को बाहर निकालने के लिए उपचार किया जाता है। प्रायः छोटे पशुओं में इसकी समस्या अधिक होती है। इसके उपचार के लिए टीट भाट नामक पौधे के 15 से 30 पत्ते पशु को खाली पेट खिलाने से कीड़े पशु के गोबर के साथ बाहर निकल आते हैं। वैसे तो इसके पौधे वर्षा जंगल में मिलते हैं। यदि फिर भी उपलब्ध न हो पाएँ तो प्लास के 100 से 150 ग्राम बीज पीसकर पशु को खाली पेट खिला दें तो पेट के सभी कीड़े बाहर निकल आते हैं। और अब अंत में किसान भाइयों को कृषि सलाह। किसानों को मौसम विभाग द्वारा सलाह दी जाती है कि कपास की फसल हेतु खेत की तैयारी करें। गेहूं फसल की कटाई के बाद खेत में आग न लगावें। गेहूं के भंडारण हेतु EDB एम्पुल का प्रयोग करें। रबी फसलों की कटाई के बाद खाली खेतों की गहरी जुताई करें। तो किसान भाइयों, ये थी आज खबरें खेती की। अब आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। भिंडी के प्रति क्विंटल भाव इस प्रकार है। देवास में न्यूनतम भाव 1850 रुपये रहा, अधिकतम भाव 2250 रुपये रहा। हाट पिपलिया में
न्यूनतम भाव 1000 रुपए, अधिकतम भाव 2500 रुपए रहा। भोपाल में न्यूनतम भाव 800 रुपए रहा, वहीं अधिकतम भाव 1200 रुपए रहा। सावेर में न्यूनतम भाव 1250 रुपए रहा, अधिकतम भाव 1250 रुपए रहा। आइए अब बात करते हैं हरी मिर्च की। इंदौर में न्यूनतम भाव 1000 रुपए रहा, अधिकतम भाव 2500 रुपए रहा। भोपाल में न्यूनतम भाव 400 रुपए रहा, वहीं अधिकतम भाव 800 रुपए रहा। देवास में न्यूनतम भाव 2000 रुपए रहा, वहीं अधिकतम भाव 2200 रुपए रहा। जबलपुर में न्यूनतम भाव 500 रुपए रहा, वहीं अधिकतम भाव 1400 रुपए रहा। आइए अब बात करते हैं आलू की। भोपाल में न्यूनतम भाव 400 रुपए, अधिकतम भाव 600 रुपए रहा। देवास में न्यूनतम भाव 100 रुपए, वहीं अधिकतम भाव 550 रुपए रहा। जबलपुर में न्यूनतम भाव 200 रुपए रहा, वहीं अधिकतम भाव 400 रुपए रहा। गुना में न्यूनतम भाव 200 रुपए रहा, वहीं अधिकतम भाव 250 रुपए रहा। कृषि महोत्सव खेती को लाभकारी बनाने के लिए व्यापक अभियान प्रदेश के समस्त जिलों में 15 अप्रैल से 2 मई तक ग्राम पंचायतों में पहुंचेंगे कृषि क्रांति रथ। किसानों से जुड़े सभी विभागों की होगी भागीदारी, सबको मिलेगी योजनाओं की जानकारी। ग्राम संसद के तीसरे दिन होगी खास किसानों से उनके कल्याण और कृषि विकास की बात। पंचायत स्तर पर किसानों की आय दोगुनी करने की बनेगी कार्य योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ, निशुल्क मृदा स्वास्थ्य पत्रक, जैविक खेती के लाभ और तरीकों की जानकारी, कैसे नियंत्रित हो कीट और पौधों की बीमारी, दूध उत्पादन में वृद्धि के उपाय, फल फूल और सब्जी का उत्पादन बढ़ाने की तकनीकी, बूंद बूंद से अधिक उत्पादन की योजना होगी साकार। हर जिले को मिलेंगे नए कस्टम हायरिंग केंद्र, नई और लाभकारी फसलों के साथ उन्नत किस्मों का ज्ञान, प्रशिक्षण, संगोष्ठियाँ, मेले और साथ ही अपनी समस्याओं के त्वरित निदान। तो फिर सोचना क्या, जब पहुँचे अपने गाँव कृषि रथ, मिलजुल कर सब करें स्वागत। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। किसान भाइयों, मिट्टी खेत का मूल आधार होता है। फसल उत्पादन मिट्टी के बिना संभव ही नहीं है।
खेतों की मिट्टी में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की कितनी मात्रा उपस्थित होनी चाहिए, यह हमें मिट्टी परीक्षण के बाद ही पता चलता है। किस पोषक तत्व की कितनी मात्रा देनी है, किस पोषक तत्व की कमी होनी चाहिए या अधिकता होनी चाहिए, क्योंकि इन विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की कमी और अधिकता का दुष्प्रभाव सीधे सीधे हमारी फसलों पर देखने को मिलता है। किसान भाई अपने खेतों की मिट्टी का परीक्षण प्रयोगशाला में करवा सकते हैं। मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रयोगशालाएं उपस्थित हैं जहां पर कि आपके खेतों की मिट्टी का परीक्षण करवाया जा सकता है। मिट्टी परीक्षण के क्या महत्व है और क्या क्या लाभ है, ये आज आपको बताएंगे हमारे विशेषज्ञ। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर SC गुप्ता। खेती में आजकल उत्पादन लागत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और हमको इसके बारे में, हर पहलू के बारे में ये सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ पर जो भी हम इससे आदान उपयोग कर रहे हैं तो उसमें जो भी खर्चा होने वाला है तो उस पर हमको ये करना है कि हम जो आदान उपयोग करें वो न्यायोचित हो, जिस चीज़ की ज़रूरत हो उतना ही हम डालें और जिस पोषक तत्व की ज़्यादा ज़रूरत ना हो उसको हम कम कर सकें। तो ये सब जानकारी लेने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने खेत की मिट्टी की जांच कराएं। और खेत की मिट्टी की जांच के लिए अब प्रदेश स्तर पर बहुत सारी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। आप अपने निकटतम जो मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है उसमें अपने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की सहायता से अपने खेत की मिट्टी का नमूना देकर और उसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली जो फसल बोने वाले हैं उसमें जो पोषक तत्वों की अनुशंसा है उसके अनुसार ही आप अपना उर्वरकों का उपयोग सुनिश्चित कर सकें। तो मिट्टी परीक्षण के लिए सबसे उपयोगी पहलू ये होता है कि मिट्टी का नमूना जो है वो उसका हम सही संग्रहण करें। 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर का क्षेत्रफल है तो उसमें यदि एक जैसी आपने एक ही तरह की फसल बोई हो, समतल खेत रहा हो, एक जैसे आपने उर्वरक उपयोग किए हों और फसल की बढ़वार भी आपको देखने में खेत में समरूपता लगी हो, एक जैसी दिखी हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका खेत समरूप है और उस समरूप क्षेत्र से आपको जो है 1 हेक्टेयर से कम एक आप प्रतिनिधि नमूना बनाएं। यदि खेत वो ढालू है, उसमें ऊपर जो है ऊंचा है, नीचे नीचा है और उसमें जो है फसल जो है आपने जो बोई थी उसकी बढ़वार भी यदि उसमें समरूपता नहीं रही हो या आपने अलग अलग तरह की फसल बोई हो उसमें, या आपने उर्वरक भी जो है अलग अलग मान से उपयोग किए हों, तो खेत में फिर इसका मतलब समरूपता नहीं है। तो फिर आप उसको खेत को जो है समरूप हिस्सों में बांट लें। जहाँ आपको लगता है कि अच्छी फसल हुई है उसको अलग, जहाँ आपको लगता है कि कमज़ोर फसल हुई है उसको अलग। तो ऐसे समरूप क्षेत्रफल में बांटना जरूरी है। 15-20 स्थानों को अपन जो है खूंटी गाड़कर जो है चिन्हित कर दें और हर स्थान पर हम जाएं और उस स्थान पर जाके पहले जो कचरा है उसका सतह के कचरे को हम साफ़ करें और इसके बाद उसमें एक गड्ढा करेंगे। 6 इंच का गड्ढा होता है, 15 सेंटीमीटर का, और उसका आकार जो होता है अंग्रेजी के V जो है इस तरह का जो है गड्ढा आपको खोदना है। और उस गड्ढा खोदने के बाद आपको ऊपर से लेके नीचे तक जो है खुरपी की सहायता से 1.5 इंच की परत जो है वो 1.5 सेंटीमीटर की परत जो है ऊपर से नीचे तक काटना है, जिससे कि मिट्टी ऊपर से लेके नीचे तक की मिट्टी उसमें गिर जाए। और हमको जो जड़ क्षेत्र है मतलब सतह से लेके 15 सेंटीमीटर तक का वो उसकी मिट्टी जो है वो गड्ढे में गिरेगी, तो उस मिट्टी को हमको निकाल कर प्लास्टिक की बाल्टी में इकट्ठा करना है। ऐसे 15-20 स्थानों से जब आप अलग अलग स्थानों पे पूरे खेत में जाकर और मिट्टी का नमूना लेंगे तो बाल्टी में काफ़ी मात्रा में मिट्टी एकत्रित हो जाती है। अब इस मिट्टी को आप लेके आएँ और जो एक साफ़ कपड़ा लीजिए, उस कपड़े पर इसको उड़ेल दीजिए। उसमें जो भी पत्थर कंकड़ या कचरा है उसको पहले साफ़ कर लीजिए। इसके बाद इसको चौथाईकरण विधि के द्वारा हम इस मिट्टी के नमूने को सिर्फ आधा किलो मिट्टी ही एकत्रित इसमें करते हैं। उसके लिए करेंगे कि हम जो मिट्टी हम लाए हैं उसको पहले हम गोलाकार कर लें और गोलाकार करने के बाद एक खड़ी काट और एक आड़ी काट के द्वारा इसको धन का निशान बना लें, जिससे अब इसमें 4 हिस्सों में बढ़ जाएगी मिट्टी। इसमें से 2 हिस्से की मिट्टी आमने सामने की जो है वो अलग कर दें। शेष बची हुई मिट्टी को जो है फिर से मिश्रित करके, अच्छे से मिश्रित करके फिर उसको गोलाकार करें और फिर इसमें खड़ी आड़ी काट के द्वारा 4 भागों में बांटकर और आमने सामने के 2 हिस्से रख लें और 2 हिस्से फेंक दें। ये प्रक्रिया जब तक करें कि आपके पास आधा किलो मिट्टी का नमूना शेष रह जाए। अब जो मिट्टी का नमूना आपके पास शेष रह गया, इस मिट्टी के नमूने को आपको जो है कपड़े की थैली में, पहले पन्नी में ले लें इसको
और पन्नी में लेकर इसके अंदर जो है आपके एड्रेस की टैग इसमें ज़रूर डालना है, जिसमें कृषक का नाम, आपकी खेत की पहचान और आपका पूर्ण पता। इसके अतिरिक्त आपने कौन सी फसल पहले लगाई थी, आगे कौन सी फसल लगाना चाह रहे हैं, सिंचित क्षेत्र है क्या असिंचित क्षेत्र है, ये सारी जानकारी आप उसके अंदर एक पर्ची के अंदर लिखकर और एक पर्ची थैली के अंदर डाल दें और दूसरी पर्ची जो है ये प्लास्टिक की जो आपने पॉलीथीन जो ली थी उसमें जो मिट्टी का नमूना है उसको एक कपड़े की थैली में उतारकर ऊपर से कपड़े की थैली के ऊपर भी एक एड्रेस टैग जो है वो बांधकर और अपने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की सहायता से इसको प्रयोगशाला में पहुँचाएँ। वहाँ से देखिए आपके नत्रजन, स्फूर, पोटास, जीवांश, कार्बन, पीएच, ईसी इन सब की जांच होकर और जो परिणाम प्राप्त होंगे उसमें आपको अनुशंसा दी जाएगी कि आपकी खेत की मिट्टी में नत्रजन की कमी है कि स्फूर की कमी है कि पोटास या कौन सा पोषक तत्व किस मात्रा में उपलब्ध है और आप आने वाली फसल के लिए उर्वरक जो है वो किस किस मात्रा में कौन सा उर्वरक उपयोग करें। जहाँ आपको लगता है कि उर्वरक का उपयोग जो करें वो आपकी अनुशंसा जो होगी मिट्टी परीक्षण परिणाम के आधार पर उसके आधार पर ही करें। इससे आप अपने पैसों का सदुपयोग करेंगे, उर्वरक की दक्षता आपको अच्छी मिलेगी और फसल का उत्पादन अच्छे से अच्छा प्राप्त होगा। तो किसान भाइयों इस तकनीक का जरूर उपयोग करें और अपने पैसे का उर्वरक उपयोग के लिए अपने पैसे का सदुपयोग करें। आत्मा योजना से मिले तकनीकी ज्ञान, उन्नत कृषकों को सम्मान। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश आपके परिश्रम और लगन से अब है देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य। इसीलिए लगातार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त होने की आप सभी को बधाई। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के साथ आत्मा योजना से आपको मिलते हैं कई तरह के लाभ, उन्नत कृषि तकनीकों और विविधता पूर्ण खेती की जानकारी, समस्याओं के समाधान प्राप्त करने के अवसर, ग्राम स्तर से जिला स्तर तक कृषि योजना निर्माण में भागीदारी, किसान मित्रों के रूप में स्थानीय कृषि सलाहकार, फार्म स्कूल, कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहन। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी, उन्नतशील कृषक एवं कृषक समूहों को सम्मानित करने के लिए विकास खंड स्तर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर दिए जाने वाले नकद पुरस्कार और उत्कृष्टता अलंकरण से जुड़े। अपने कार्यों का विवरण देने तथा पंजीयन करवाने के लिए नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क करें। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। गोबर की खाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। किसान प्रश्न मंच, गुरुवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हम आ रहे हैं आपके गांव, सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट काम। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, भूमि और जल हमें प्रकृति से मिले हुए एक अनमोल उपहार हैं, जिनका बचाव करना हम मनुष्यों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह हमारे साथ साथ हमारी फसल से भी जुड़े हुए हैं। फसल के मूलभूत आधार ही भूमि और जल हैं। आज के हमारे विशेषज्ञ श्री कैलाश चंद्र महाजन से हम ये जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से सरल उपाय हैं जिनको जानकर हम ये कर सकते हैं कि जो जल है उसकी गति रोककर भूमि का जल स्तर बढ़ा सकें, साथ ही साथ भूमि कटाव को रोककर जो अनमोल मिट्टी है उसे बचाया जा सके। भूमि और जल के महत्व पर, संरक्षण पर आज इनसे बात करेंगे। तो चलिए सुनते हैं इनके विचार। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।
महाजन जी, सबसे पहले तो हम चर्चा करें कि वर्तमान परिवेश में भूमि एवं जल संरक्षण की जो आवश्यकता है वो क्यों है किसान भाइयों को। जी, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश की आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है तथा हमारे प्रदेश में बुआई क्षेत्र का लगभग 60 से 70% भाग जो है वो वर्षा सिंचित है। इन वर्षा सिंचित क्षेत्रों में यदि हम संसाधनों की स्थिति का जायजा लें तो हम पाएंगे कि हमारे संसाधन मिट्टी, पानी एवं प्राकृतिक वनस्पति, ये तीनों चीज़ों की स्थिति काफ़ी बिगड़ी हुई है। लगभग 82% भाग वर्षा का नदी नालों में बहकर व्यर्थ चला जाता है और मात्र 18% भाग जो वर्षा का है वह हम लोग केवल उपयोग में ला पा रहे हैं। तो यदि हम लोग इस 82% भाग को जो कि व्यर्थ नदी नालों में बहकर चला जा रहा है, उससे यदि हम हर संभव प्रयास करके रोकने की कोशिश करें तो न केवल जल संकट की समस्या का समाधान होगा, अपितु हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, मिट्टी एवं पानी, उनका भी अच्छी तरह से संरक्षण हो सकेगा। तो हम लोगों को जो अनियंत्रित वेग से पानी बह रहा है उसके वेग में कमी लाना होगी तथा क्षेत्र से प्रवाहित होकर जो जल बाहर की तरफ व्यर्थ जा रहा है उसे हमें क्षेत्र में ही रोकना पड़ेगा, यानी कि खेत की मिट्टी खेत में और खेत का पानी खेत में। इसी तर्ज पे हम लोगों को मृदा एवं जल संरक्षण एवं संवर्धन संरचनाओं का उपयोग करना होगा। इसका जो उचित वैज्ञानिक आधार है वो जलग्रहण प्रबंधन है। किसी बिंदु पर बहत जल जहाँ जहाँ से आए, किसी बिंदु पर बहत जल जहाँ जहाँ से आए वह क्षेत्र उस बिंदु का जलग्रहण क्षेत्र कहा है। तो वास्तव में जलग्रहण क्षेत्र भू सतह पर इस प्रकार का क्षेत्र होता है कि जहाँ ढाल की विशिष्टता के कारण चारों ओर का पानी छोटे छोटे नदी नालों में से बहता हुआ एक उभयनिष्ठ बिंदु से बाहर निकलता है। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी क्षेत्र विशेष में यदि हमें मृदा एवं जल संरक्षण एवं संवर्धन संरचनाओं का उपचार करना है तो हम लोगों को उस क्षेत्र विशेष को घेरने वाले जलग्रहण क्षेत्र का ध्यान में रखकर करना होगा। यानी कि जलग्रहण प्रबंधन का जो सिद्धांत है, यानी कि मिट्टी एवं पानी के संरक्षण एवं संवर्धन कार्यों को हमेशा हमें रिज टू वैली के आधार पर करना चाहिए। रिज टू वैली यानी कि रिज जो गांव का पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ से हमें संरचनाओं को बनाते हुए नीचे वैली यानी कि नदी नालों की तरफ आना चाहिए। अब ऐसा क्यों किया जाना चाहिए, इसका जवाब ये है कि हम लोग यदि जो सतही जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण पहले कर देंगे, यानी कि तालाब या स्टॉप डैम का निर्माण यदि हम पहले करते हैं तो क्या होगा कि जो पानी है वो अनियंत्रित वेग से पहाड़ी से बहता हुआ आएगा और अपने साथ में मिट्टी को भी काटते हुए लाएगा। और यही मिट्टी हमारी जो सतही जल संग्रहण संरचनाएं हैं, यानी कि तालाब होगा, स्टॉप डैम होगा, उनमें क्या करेगी, ये गाद जमा कर देगी, जिससे इन संरचनाओं की क्षमता भी प्रभावित होगी, यानी कि उनमें कम पानी स्टोर होगा तथा साथ ही साथ हमको इन संरचनाओं का वर्ष प्रति वर्ष गहरीकरण भी करवाना होगा। अतः हमें जो मिट्टी एवं पानी के संरक्षण संवर्धन कार्य है उनको हमेशा रिच टू वैली यानी कि गांव की पहाड़ी से शुरू करते हुए नदी नालों की तरफ लाना चाहिए। अब रही संरचनाओं की बात, तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा कि हम लोग किसान भाई अपने जो रिच क्षेत्र यानी कि पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर क्या क्या संरचनाएँ ले सकते हैं। रिच क्षेत्र यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में यदि ज़मीन का ढाल 25% से ज़्यादा है तो हम लोग वहाँ पर केवल पौधारोपण करेंगे। पौधारोपण ही एकमात्र पहाड़ी का उपचार है। इस स्थिति में हम लोग ऐसे पौधे रोपित करेंगे वहाँ पर जिनकी जड़ों में मिट्टी को बांधे रखने की क्षमता हो, जैसे कि रतनजोत या गाँव की भाषा में अंड बीजोर या जेट्रोफा भी कहा जाता है, वो लगा सकते हैं। फलदार में हम लोग बाँस रोपित कर सकते हैं, आंवला रोपित कर सकते हैं। इन पौधों को क्या है कि पानी की ज़रूरत भी कम होती है तथा ये आसानी से पहाड़ी क्षेत्र पे लग भी जाते हैं। तो यदि ज़मीन का ढाल 25% से ज़्यादा है तो हम लोग वहाँ पर पौधारोपण करेंगे। अब यदि पहाड़ी क्षेत्र में यदि ज़मीन का ढाल 10 से 25% के बीच में है तो हम लोग वहाँ पर कंटूर खंतियों का निर्माण कर सकते हैं। कंटूर खंतियाँ 10 फीट लंबी, 1.5 फीट चौड़ी और 1.5 फीट गहरी होती है तथा इन कंटूर खंतियों, कंटूर मीन्स एक समान ऊंचाई के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, यानी कि हम पहाड़ी पर सबसे पहले समान ऊंचाई के बिंदुओं को चिन्हांकित कर लेंगे और फिर जो इन बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा खींचेंगे और इन्हीं रेखा के ऊपर हम लोग अर्धचंद्राकार कंटूर खंतियाँ खोदेंगे। तो इन कंटूर खंतियों के खोदने से ये होता है कि एक वर्षा काल में ये खंतियाँ सामान्यतः 4 से 5 बार तक भरती है। तो इससे भूजल स्तर में काफ़ी बढ़ोतरी होती है। हमारे किसान भाई ये देख सकते हैं कि जिनकी ज़मीन पहाड़ी के नीचे है, तो यदि पहाड़ी पर हम लोगों ने कंटूर खंतियाँ खोदी है तो वहाँ पर जो पहाड़ी के नीचे वाली ज़मीन में काफ़ी नमी संधारित होगी तथा यदि उनके कुएँ वगैरह है तो उनमें भी जल स्तर और पानी की उपलब्धता का समय बढ़ेगा।
शहर से आया है ना तिवारी सेठ, वो जबरदस्ती हम किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। रुपया चाहे ईमानदारी से कमाया जाए या बेईमानी से, रुपया रुपया होता है। ऐसा रुपया कभी रास नहीं आता बड़े भैया। आप कौन? तेरे पति का बाप बोल रहा हूँ, समझा दे उसे। अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरती की गोद में डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाई, ये तो था हमारा आज का अंक। आज के कृषि दर्शन के अंक के माध्यम से जो कुछ भी जानकारियां हमने आपको दी हैं, जैसे कि भूमि और जल का संरक्षण किस प्रकार से किया जाए, साथ ही साथ मिट्टी परीक्षण के क्या क्या लाभ हैं और क्या महत्व है, आपने जाना कि आपके खेतों की मिट्टी में कितने प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, उनका बचाव किस प्रकार से हमें करना चाहिए। ऐसे ही अनेक कृषि संबंधित जानकारियों के साथ अगले अंक में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं पूर्वा आपसे आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।